हेलो स्टूडेंट, क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं केमिस्ट्री में अध्याय नंबर 3 के अंतर्गत दूसरा पार्ट पढ़ रहे थे। इसका नाम था तत्वों के आवर्ती गुण। ये सेकंड पार्ट था इस यूनिट इस चैप्टर का, ठीक है। तो इसमें हम लोग आवर्ती गुणों को देख रहे थे और उसकी आवर्त सारणी में आवर्तीता भी देख रहे थे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को 2 गुण ऑलरेडी बता दिया था, जिसका नाम है परिरक्षण प्रभाव और दूसरा जो था वो प्रभावी नाभिकीय आवेश था, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जा करके इस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग लाइन से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइन से ही समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग तीसरा पार्ट में आ गए हैं, तीसरा वाले वर्ड में आ गए जिसका नाम है परमाणु त्रिज्या, ठीक है। तो आपको परमाणु त्रिज्या क्या है उसको समझाने जा रहा हूँ, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं एक परमाणु बना के समझाना चाहता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। तो मान लो ये परमाणु का नाभिक हो गया और मैंने यहाँ पे 2-3 कक्षा यहाँ पे बना दिया है। मान लो ये क्या है, कक्षा है, ठीक है। अब मान लो कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब इसकी जो परिभाषा बनने वाली है परमाणु त्रिज्या, जैसे कि आप जानते हैं किसी परमाणु का नाभिक होता है इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है। नाभिक से कुछ दूरी भी रहती है यहाँ पे, है ना। ये क्या होती है भैया, परमाणु नहीं होता, मान लो एक वृत्त है, वृत्त में पहले देख लो, ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र, ये वृत्त का क्या होता है, केंद्र, और ये क्या होता है, इसकी परिधि। तो वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। उसी प्रकार क्या होता है, किसी परमाणु के नाभिक से, नाभिक क्या हो रहा है, केंद्र की तरह काम करेगा, से उसके अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या को आर से निरूपित कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इसलिए मैं आर बता रहा हूँ इसको, ठीक है, रेडियस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसलिए परमाणु त्रिज्या क्या होती है भैया, किसी परमाणु के नाभिक से अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, उस परमाणु की परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन चलते चलते यहाँ पे आ गया तो ये इसकी परमाणु त्रिज्या हो जाएगी, ये भी आपको याद रखना है, यानी अंतिम कक्षा को पकड़ना रहता है, ये बात याद रखना आप लोग, ठीक है। तो ये परिभाषा मैंने बता दिया। अब लोग क्या करते हैं, चलो देखते हैं कि मैंने वही कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे मेरे पास क्या है, 3 परमाणु है मान लो, और एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आप लोग को, ठीक है। ये एग्जाम्पल ये है कि मान लो 1 कक्षा वाला है, फिर मैंने लिया 2 कक्षा वाला, फिर मैंने लिया 3 कक्षा वाला परमाणु, इस प्रकार से, ठीक है। तो हम लोगों को क्वेश्चन ये है कि इस 3 परमाणु जिसका नाम मैंने A, B, C दे दिया है, इन तीनों परमाणुओं में आपको बताना है किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, यानी क्रम बताना है आपको। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो आपको इससे अंदाजा लग गया कि अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन से नाभिक की दूरी जो है इस वाले C वाले परमाणु में सबसे ज़्यादा है। अतः हम कह सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या का जो क्रम निकल के आएगा, परमाणु त्रिज्या का जो क्रम निकल के आएगा, परमाणु त्रिज्या का क्रम वो क्या होना चाहिए सर, सबसे पहले C आना चाहिए, सबसे ज़्यादा है उसका, उसके बाद B आना चाहिए 2 कक्षा वाला, उसके बाद A वाला आना चाहिए। जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ती है परमाणु त्रिज्या भी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो कक्षा की संख्या बढ़ने से परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अब परमाणु त्रिज्या से आपको थोड़ा आकार की भी जानकारी हो रही होगी, आकार देखो बढ़ रहा है, तो परमाणु त्रिज्या एक प्रकार का बोल सकते हो कि परमाणु आकार को ही बताती है। तो आप इसको परमाणु आकार भी कह दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ पड़ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने दिमाग लगाया कि कक्षा की संख्या जब ज़्यादा थी तो परमाणु त्रिज्या भी ज़्यादा थी। अब हम लोग पहला चीज़ तो परमाणु त्रिज्या पढ़ लिया। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था परिरक्षण प्रभाव का भी क्रम हम लोग देख लेते हैं। परिरक्षण प्रभाव का भी क्रम साथ में, तो परिरक्षण प्रभाव का जो क्रम आएगा, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है सब बता दिया हूँ मैं। देखो, जिसमें कक्षा की संख्या ज़्यादा होगी उस इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण ज़्यादा होता है, इसलिए परिरक्षण प्रभाव का क्रम भी क्या आएगा, C आएगा, उसके बाद B आएगा, उसके बाद क्या आएगा, A आएगा, ठीक है। इस प्रकार से यानी परमाणु त्रिज्या और परमाणु परिरक्षण प्रभाव में क्या संबंध निकल के आता है, एक प्रकार से समानुपाती, सेम जैसा काम कर रहा है। तो परमाणु त्रिज्या और परिरक्षण प्रभाव, तो इन दोनों में क्या संबंध है, इन दोनों में है सर समानुपाती। और इसके भी समानुपाती में क्या है, कक्षा की संख्या जो है जितनी बढ़ती जाएगी उतनी परमाणु त्रिज्या भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। ऐसा बोल सकते हो। अब परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो परिरक्षण प्रभाव भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब उन्होंने तीसरा भी चीज पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रभावी नाभिकीय आवेश पढ़ा था, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश है नाभिक का प्रभाव, ठीक है, जिसका नाम मैंने बताया था जेफ करके, है ना, जेफ, जेड इफेक्टिव, है ना। इसका भी हम लोग क्रम चलो लगे हाथ लिख देते हैं। तो यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश किसमें सबसे ज़्यादा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होता है, तो नाभिक का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो क्रम आने वाला है, A आने वाला है, फिर B आने वाला है, फिर C आने वाला है। तो ये थोड़ा उल्टा हो गया, इसकी तुलना में देखा जाए तो उल्टा हो गया। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जो जेफ होता है वो
और परमाणु त्रिज्या परीक्षण प्रभाव की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ऐसे करके आपको एक नॉलेज मिल जाता है, ये बात को आपको याद रखना, ठीक है। ये हो गया आपका परमाणु त्रिज्या क्या होती है, इसको मैंने बता दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस परमाणु त्रिज्या को हम लोग देखने वाले हैं आवर्त सारणी में कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है और नीचे से ऊपर जाने पर क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आवर्त सारणी में हम आवर्तिता चेक करने वाले हैं, ठीक है। आवर्त सारणी में आवर्तिता को चेक करने वाले हैं। तो मैं आपको एक आवर्त सारणी लेकर के बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, परमाणु से हम लोग देखने वाले हैं परमाणु त्रिज्या के आधार पर आवर्त सारणी में आवर्तिता, आवर्त सारणी में आवर्तिता परमाणु त्रिज्या के लेकर के, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले किसमें देखते हैं, वर्ग में। वर्ग में जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो मैंने बात बताई थी कि कक्षा की संख्या बढ़ती है। इसमें एक कक्षा रहता है, इस वाले परमाणु में 2 कक्षा रहता है, इस वाले परमाणु में 3 कक्षा रहता है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे क्या होता है, कक्षा की संख्या बढ़ती जाती है। और जब कक्षा की संख्या बढ़ेगी तो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी भी क्या होती है, देखो बढ़ती जा रही है। अतः इसी को परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। अतः परमाणु त्रिज्या भी क्या होती है, बढ़ती है। अतः वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती है, ऐसा लिख दिया मतलब बढ़ती है। अब आवर्त में क्या होगा, घटेगी इसकी विपरीत, क्योंकि आवर्त में हम जानते हैं लिथियम बेरिलियम को अगर पकड़ लें, 2 को ही पकड़ के समझ सकते हैं। तो लिथियम में भी 2 कक्षा आएगा, क्यों 2 कक्षा, कोई दूसरे आवर्त में, दूसरे आवर्त की 2 कक्षा। और बेरिलियम में भी 2 कक्षा बनेगा, दूसरा आवर्त में है। तो कक्षा की संख्या तो समान रहती है। तो वैसे ही बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनकी भी कक्षा क्या है, समान है। तो जब हम आवर्त में, अगर मैं आवर्त में बात करूं, आवर्त में दूसरे नंबर पे करते हैं आवर्त में, तो आवर्त में हम जब बाएं से दाएं चलते हैं तो कक्षा की संख्या समान रहती है, किंतु नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होती है। क्योंकि लिथियम में 3 प्रोटॉन, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन, बोरॉन में 5, जैसे जैसे नंबर आ रहा है ना वही प्रोटॉन की संख्या है। तो नियॉन में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है। अतः हम कह सकते हैं कि जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी उसका नाभिक बहुत ही प्रभावी हो जाएगा, प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, थोड़ा साइज कम हो जाएगा। इसका मतलब अंतिम कक्षा से नाभिक के बीच की दूरी कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी इसका मतलब क्या समझे, परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर परमाणु आकार भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जा रही है, बाएं दाएं जाने पर कम हो जा रही है। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, आवर्तिता को चेक करते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने आवर्त सारणी में आवर्तिता बता दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, परमाणु त्रिज्या के प्रकार भी आपको साथ में बता देता हूँ, ठीक है। तो परमाणु त्रिज्या के नेक्स्ट टॉपिक जो है वो परमाणु त्रिज्या के प्रकार है। परमाणु त्रिज्या के प्रकार, तो परमाणु त्रिज्या 3 प्रकार की होती है, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे एक साथ बता देता हूँ, आप लोगों को एक साथ बताने की कोशिश करता हूँ मैं, ताकि आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन भी कर पाओ, ठीक है। तो परमाणु त्रिज्या 3 प्रकार की होती है। पहला जो है वो है सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या। दूसरा है धात्विक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या। और तीसरा है अपना वान डेर वाल्स त्रिज्या, ठीक है, वान डेर वाल्स त्रिज्या, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको इन तीनों में एक साथ आपको बता देता हूँ कि कहानी क्या है, ठीक है। सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, तो पहले आपको सहसंयोजी बंध को समझना पड़ेगा। अब 2 परमाणु जो है, मान लो मैंने 2 परमाणु लिया, एक परमाणु ये लिया, एक परमाणु ये लिया, ठीक है। 2 परमाणु मैंने ले लिया है, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मिलाता हूँ तो इसके बीच में जो सहसंयोजी बंध बनने वाला है कुछ इस प्रकार का बनने वाला रहता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, इन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनका नाभिक और इनके नाभिक, ठीक है। इन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजी त्रिज्या बोलते हैं। अगर मैं इनका नाम बताऊं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से लेकर जहाँ तक जो दूरी है इसको हम लोग सहसंयोजक त्रिज्या बोलते हैं। सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक बंध बोलते हैं, सहसंयोजक बंध बोलते हैं। इनके नाभिकों के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं, इसको मैं डी से निरूपित करने जा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक जो है वो डी है, ठीक है। तो ये डी नाम दे रहा हूँ, ये सहसंयोजी बंध है, ठीक है। नाभिकों के बीच की दूरी को हम लोग सहसंयोजी बंध बोलते हैं। अगर इस प्रकार के क्या होता है भैया, आपके 2 परमाणु आपस में इस प्रकार से क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। तो इनको अगर हम आधा कर दें, अगर मैं इसको आधा कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसकी सहसंयोजक बंध को आधा कर दूं तो उसी आधे वाले हिस्से को ही बोलते हैं हम लोग सहसंयोजक त्रिज्या, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, ये सहसंयोजक त्रिज्या बोलते हैं। यानी आप बोल सकते हो किसी सहसंयोजी बंध से जुड़े 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी या फिर सहसंयोजक बंध के आधे को क्या कहते हैं, उस अणु की, अब अणु के लिए पढ़ रहे हैं तो उस अणु की सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं।
प्रत्येक परमाणु के लिए आधा आधा भाग में बढ़ जाएगा, अर्थात इसमें आपको 2 स्वयं त्रिज्या मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपको मैं समझा दिया। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ धात्विक त्रिज्या। अब 2 धातु के परमाणु ले लेता हूँ, ये हो गया। ठीक है, अब ये आपस में इस प्रकार से मिलते हैं, धातु के परमाणु जो होते हैं आपस में इस प्रकार से चिपके बस होते हैं। ठीक है, तो इनके नाभिकों के बीच की दूरी, इनका नाभिक हो गया, इनका नाभिक, इनके नाभिकों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? धात्विक त्रिज्या नहीं बोलेंगे, धात्विक बंध बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है इसको मैं डी मान लेता हूँ, और ये डी है वो क्या है? धात्विक बंध है, बंध, धात्विक बंध। नाभिकों के बीच की दूरी को हम लोग बंध बोलते हैं। अब इसका अगर मैं आधा कर दूं, इसका अगर मैं आधा कर दूं इस प्रकार से, तो ये जो आधा आधा पार्ट में बटा वही क्या है? आपका धात्विक त्रिज्या होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि धात्विक बंध से जुड़े 2 धात्विक परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधा को धात्विक त्रिज्या कहते हैं, और 2 धात्विक त्रिज्या बन जाती है। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब मैं लेके चलता हूँ वान डेर वाल्स त्रिज्या। वान डेर वाल्स त्रिज्या में 2 परमाणु जो है वो आपस में मिलते ही नहीं है। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वान डेर वाल्स त्रिज्या बहुत ही बहुत ही लंबी होती है। पहली बात तो लंबी भी होती है, और इसका जो वान डेर वाल्स बंध जो बनता है, जैसे बता रहा हूँ बंध, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये हीलियम के 2 परमाणु है मान लो, और अक्रिय गैसों में ये वान डेर वाल्स त्रिज्या देखने को मिलती है। तो ये 2 हीलियम के जो गैस होते हैं वो आपस में इस प्रकार से कनेक्टेड रहते हैं, तो दूर दूर में रहते हैं। इनके नाभिक और इनके नाभिकों के बीच की दूरी, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इनको बोलेंगे वान डेर वाल्स बंध बोलेंगे, बंध, वान डेर वाल्स बंध कहा जाएगा, बंध। तो इसका भी नाम मैंने यहाँ से यहाँ तक डी दे दिया है, तो ये मैंने डी दे दिया। ठीक है, अब इसका अगर मैं आधा कर दूं, अगर मैं इसका आधा कर दूं, यानी डी को आधा कर दूं, d/2 कर दूं, तो ये जो यहाँ आधा दूरी जो है वो होती है वान डेर वाल्स त्रिज्या। और वान डेर वाल्स बंध पाया जाता है अक्रिय गैसों में, अक्रिय गैसों में ही वान डेर वाल्स त्रिज्या होगी। और वान डेर वाल्स त्रिज्या थोड़ी बड़ी होती है, और धात्विक त्रिज्या थोड़ी से छोटी होती है, और सहज त्रिज्या और भी छोटी होती है, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, इस प्रकार आपने समझा कि वान डेर वाल्स त्रिज्या क्या होती है? किसी वान डेर वाल्स बंध से जुड़े किसी 2 अक्रिय गैसीय परमाणु जिनके नाभिकों के बीच की दूरी के आधा को वान डेर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे जो बड़ी त्रिज्या आती है इन तीनों में वो वान डेर वाल्स त्रिज्या आती है, उसके बाद धात्विक त्रिज्या थोड़ी छोटी होती है, और सबसे छोटी जो होती है वो सहस्वजा त्रिज्या होती है। और वान डेर वाल्स त्रिज्या जो है वो केवल अक्रिय गैसों में पाया जाता है, धात्विक त्रिज्या धातु में पाया जाता है, और सहस्वजा त्रिज्या जो है वो सहस्वजी टाइप के अणु में पाया जाता है। ये सब चीज हम लोग 4थे चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से परमाणु त्रिज्या के 3 प्रकार को मैंने अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको इस वीडियो को समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगले वीडियो के अंतर्गत होगी और भी हम लोग आवर्ती गुणों को देखने वाले हैं। आज केवल हम लोगों ने परमाणु त्रिज्या ही खत्म किया है। ठीक है, तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।